हाँ, तो इससे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में आपको कॉम्पटन स्कैटरिंग समझाई गई थी। कॉम्पटन स्कैटरिंग में 3 बात बताई गई थी: कॉम्पटन इफेक्ट, एंगल ऑफ स्कैटरिंग और कॉम्पटन शिफ्ट। अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं देखा हो तो इस लेक्चर से पहले पुराना लेक्चर देख लें, तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बता रहे हैं। तो पुराने लेक्चर में बताया गया था कि जब एक फोटोन आता है, ये फोटोन आ रहा है देखो इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट पर है, ये इससे इंटरेक्ट करता है फोटोन। फोटोन की एनर्जी आपको पता है एच न्यू होती है, एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है? ई, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, कुछ एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर देगा और रिमेनिंग एनर्जी से ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कम एनर्जी से, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। किस एनर्जी से चला जाएगा? एच न्यू प्राइम या एच न्यू एफ, या है। तो इसके में क्योंकि एफ एफ लिया गया है, इंसिडेंट एनर्जी के लिए आई लिया गया है, इंसिडेंट फोटोन के लिए आई सिंबल यूज़ किया गया है, और स्कैटर्ड के लिए एफ यूज़ किया गया है, इसलिए मैं भी आई और एफ यूज़ कर लेता हूँ। चलो, तो मैं यहाँ से प्राइम हटा देता हूँ और यहाँ न्यू के नीचे लगा देता हूँ एफ, एफ लगा देता हूँ, न्यू एफ, और यहाँ पे इंसिडेंट के लिए आई लगा देता हूँ छोटा सा। दोबारा लिख देते हैं इसे। इंसिडेंट फोटोन था, उसकी एनर्जी थी एच न्यू आई, आई सबस्क्रिप्ट है, और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू एफ। एच न्यू एफ, ये एफ और आई क्या है? सबस्क्रिप्ट्स हैं। और आपको पता है ये इंसिडेंट फोटोन आया, इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, कुछ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन उसे जो दी गई एनर्जी से इधर मूव करने लगा, और रिमेनिंग एनर्जी से फोटोन चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटर्ड हो गया। एच न्यू आई एनर्जी का फोटोन आया और स्कैटर्ड होकर किस एनर्जी का गया? एच न्यू एफ। और आपको पता है कि एक मिनट, और आपको पता है कि एच न्यू एफ में पहले मैं सब बता चुका हूँ कि एच न्यू एफ जो होगा वो कम होगा किससे? एच न्यू आई से, क्योंकि एच न्यू आई जो इंसिडेंट एनर्जी थी, इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है, इसलिए ये एच न्यू एफ कम होगा इससे। ठीक है, तो रिमेनिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चला गया, जो एनर्जी दे दी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, और मैं अपना वीडियो भी हटा देता हूँ, ज़रा इजी रहेगा। यहाँ लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं। देखो, E इज इक्वल टू क्या था? एच न्यू आई, और न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो एच न्यू आई क्या हो गया? न्यू क्या हो गया? सी बाई लेमडा, तो क्या हो गया? एच सी बाई लेमडा आई, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो एच न्यू आई क्या हो गया? एच सी बाई लेमडा आई। इसी तरह से जो ये स्कैटर्ड होकर फोटोन क्या है, इसकी एनर्जी थी ई एफ, उसकी एनर्जी क्या है? ई एफ, एच न्यू एफ, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू एफ हो गई, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो एच न्यू एफ को सी बाई लेमडा आई लिख देंगे, लेमडा एफ लिख देंगे, तो ये हो गई एच सी बाई लेमडा एफ एनर्जी जो लिखी हुई यहाँ पे ये लिखी हुई है एच सी बाई लेमडा आई, और यहाँ पे हो गई एच सी बाई लेमडा एफ, क्योंकि आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा होता है। तो न्यू आई इज इक्वल टू सी बाई लेमडा आई हो गई, और न्यू एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा एफ हो गया। ये भी ठीक हो गया। और आपको पता है रिलेटिविटी में जो एनर्जी होती है वो होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4। ये एनर्जी की इक्वेशन होती है।
ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। इसीलिए ये मोमेंटम यहाँ दिखा रखा है, देखो ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम क्या दिखा रखा है, ये यहाँ से पी की वैल्यू निकाल रखी है, रिलेटिविटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज की बात हो रही है, गामा रे फोटोन आ रहा है, मतलब एक्स रे फोटोन आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा, तो रिलेटिविटी में चले गए हम। तो रिलेटिविटी चलेगा तो इस इक्वेशन से ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जो मैंने गोला लगा दिया है। इसलिए रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर की तरफ जिसे फोटोन ने एनर्जी दे दी है, वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस मोमेंटम से जा रहा है, इस मोमेंटम से जा रहा है पी से। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, या स्क्वायर रूट में कर दो, ई इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, इंसिडेंट फोटोन के लिए, इंसिडेंट फोटोन के लिए या किसी भी रिलेटिविटी में आपको पता है ई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी फोर होता है, ये भी बताया मैंने आपको। और फोटोन का क्या होता है, फोटोन की मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको पहले लेक्चर में। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है फोटोन के लिए, फोटोन का रेस्ट मास, कॉमा लगा दिया मैंने, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, यानी फोटोन के लिए एम नॉट क्या होगा, जीरो, फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा, ध्यान रखना। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये आप सबको पता है। तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, जब फोटोन का रेस्ट मास जीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, क्योंकि एम नॉट जीरो हो गया फोटोन के लिए। तो फोटोन के लिए क्या हो गया, ई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ई इजकल टू पी सी। तो पी क्या हो गया फोटोन के लिए, फोटोन के लिए पी हो गया ई बाई सी, क्योंकि एम नॉट जीरो था। तो फोटोन के लिए पी ई बाई सी होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही होगा पी, लेकिन फोटोन के लिए जो इंसिडेंट फोटोन है इसके लिए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई सी, यहाँ भी पी क्या होगा, ई बाई सी, जो भी वैल्यू होगी ई की। और ई की वैल्यू क्या थी, ई की इंसिडेंट फोटोन के लिए थी एस सी बाई लेमडा आई, और स्कैटर्ड फोटोन के लिए थी एस सी बाई लेमडा एफ। तो ई बाई सी, इसे सी से डिवाइड कर दो, जब सी से डिवाइड कर देंगे तो इंसिडेंट फोटोन की मोमेंटम क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा आई, सी से डिवाइड कर दिया, ई बाई सी कर दिया, और स्कैटर्ड फोटोन क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा एफ। तो आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हो गई आपको, तो ई आई इजकल टू एस सी बाई लेमडा आई कैसे आया, ई एफ इजकल टू एस सी बाई लेमडा एफ कैसे आया, और पी एफ इजकल टू एच बाई लेमडा एफ कैसे आया, और पी आई इजकल टू एच बाई लेमडा आई कैसे आया, ये क्लियर हो गया। अब दो चीज़ बीच की बची, एच क्रॉस ओमेगा और एच क्रॉस के, ये भी हालांकि मैं समझा चुका हूँ आपको पहले, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ दोबारा। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो इसे कर दो एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और 2 पाई न्यू, ऐसे लिख सकते हैं। जो एच डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है इसे एच क्रॉस कहते हैं, एच कट कहते हैं, और 2 पाई न्यू क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, क्योंकि न्यू क्या थी, लीनियर फ्रिक्वेंसी थी, 2 पाई से जब लीनियर फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा आ जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट दी एच न्यू इज नथिंग बट दी एच क्रॉस ओमेगा, इसलिए ई क्या हो गया, ई इज इक्वल टू एच न्यू लिखो या एच क्रॉस ओमेगा लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसलिए अब ये भी क्लियर हो गया कि ई आई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा ई लिख दिया, ई एफ इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा एफ लिख दिया। ये वाली टर्म आपको क्लियर हो ही गई थी पहले, ये वाली आपको क्लियर हो ही गई थी। अब ये बची पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के कैसे लिख दिया, तो ये भी देख लेते हैं। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, लुइस डी ब्रोगली जिसने इक्वेशन दी थी
इसने कहा था एवरी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, ओ सॉरी एच बाई लेमडा, क्या लिख दें, उसने कहा था कोई भी मटेरियल का पार्टिकल जो कि मोशन में है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी और उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, उस वेव की वेवलेंथ होगी, मैं दूसरी यूनिट में लिख रहा था, एच बाई लेमडा। ये डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन थी, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। इस इक्वेशन को भी टू पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एच बाई 2 पाई, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई बाई लेमडा। ऐसे लिख सकते हैं, सेम है इक्वेशन। एच बाई 2 पाई होता है एच क्रॉस, और 2 पाई बाई लेमडा होता है वेव नंबर के। तो दिस इज नथिंग बट एच क्रॉस के, इसलिए पी को एच क्रॉस के लिख दिया है, पी आई को लिख दिया एच क्रॉस के आई, और पी एफ को लिख दिया एच क्रॉस के एफ। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आपको सब क्लियर होगा, ई आई इजकल टू एच क्रॉस ओमेगा आई क्यों लिखा, एच सी बाई लेमडा आई क्यों लिखा, पी आई इजकल टू एच क्रॉस के आई क्यों लिखा, एच बाई लेमडा आई क्यों लिखा, ई एफ ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये सब क्लियर हो गया। और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम ऐसे क्यों लिखा, ये भी आपको क्लियर होगा। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात करें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी फोर, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये हो जाएगी और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये हो जाएगा, जो मैंने गोला बना दिया है। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो रुका हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन था, इसमें जब धक्का दिया इस फोटोन ने, इसने हिट किया इसे, यानी इसे एनर्जी ट्रांसफर करी, तब इधर की तरफ मूव करने लगा किसी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फाई एंगल पे, ये फाई बना हुआ है यहाँ पे, ये फाई एंगल है। फाई एंगल कौन सा डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस फोटोन का डायरेक्शन क्या है, सीधी लाइन है ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से, आपतित डायरेक्शन से, आपतित दिशा से फाई एंगल पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, और आपतित दिशा से थीटा एंगल पे स्कैटर्ड फोटोन मूव करने का, ये थीटा एंगल है। ये सब पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। एनर्जी, अब मोमेंटम दोबारा देख लेते हैं। इसने पहले वाले डायग्राम में तो एनर्जी दिखा रखी है और मोमेंटम भी दिखा रखा है, और दूसरे डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में केवल मोमेंटम दिखा रखा है, क्योंकि इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। आप लोगों को पता है एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है स्केलर, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि होती है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन किसका हो रहा है, ये फोटोन आ रहा है, इस फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा है। तो इस फोटोन की शुरू में एनर्जी कितनी थी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, तो बिफोर कोलिजन हो गई। और फिर फोटोन इधर चला गया, टकरा के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बाद में कितनी एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टक्कर से पहले की टोटल एनर्जी कितनी है, वो टक्कर के बाद की टोटल एनर्जी के बराबर होगी, यानी टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसमें डायरेक्शन कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस दिशा में लगा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 दिशाओं में लग सकता है। इस चित्र को दिखा देते हैं, इसे मूव कर देते हैं इधर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो, एक तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, ये फोटोन आ रहा है, फोटोन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, ये रखा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोटा सा, ये इलेक्ट्रॉन रखा था, इसका मास कितना था, एम नॉट, रेस्ट पे था ये। तो इस फोटोन का मोमेंटम कितना है,
ये फोटोन आ रहा है, इसका मोमेंटम कितना था, एच बाई लेमडा आई, ये लिख दिया एच बाई लेमडा आई मोमेंटम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन, ये रुका हुआ था इलेक्ट्रॉन, इसके इसलिए इसका मोमेंटम कितना था, पी आई, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल क्या है, 0, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, 0। अब हो गया टक्कर, कॉलिजन हो गया, तो ये फोटोन तो इधर चला गया, ये जा रहा है फोटोन इधर, किस मोमेंटम से आ रहा है, एच बाई लेमडा एफ से, ये लिख दिया एच बाई लेमडा एफ, ये लिखा है एच बाई लेमडा एफ से जा रहा है इस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है। और दिशा कौन सी है, ये थीटा, इस वाले क्षेत्र में देखो थीटा बना दिया मैंने, ये थीटा दिशा में एच बाई लेमडा एफ से जा रहा है। तो एच बाई लेमडा एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एच बाई लेमडा एफ कॉस थीटा, एक हो जाएगा एच बाई लेमडा एफ साइन थीटा। इसी तरह से जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो जा रहा था, इसका मोमेंटम कितना था, पी, इस दिशा में पी था, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो पी है इस दिशा में, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पी कॉस फाई और पी साइन फाई, क्योंकि ये वाला एंगल पहले वाले क्षेत्र में देखा, ये वाला एंगल क्या था, फाई, यानी ये वाला एंगल क्या था, फाई, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, पी कॉस फाई पी साइन फाई। तो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे। तो जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम ये आएगा और इसका आएगा 0, क्योंकि रुका हुआ है। फिर और आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, पी कॉस फाई आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एच बाई लेमडा एफ, यह आ जाएगा एच बाई लेमडा एफ कॉस थीटा। तो एच बाई लेमडा आई प्लस 0 शुड बी इक्वल टू पी कॉस फाई प्लस एच बाई लेमडा एफ कॉस थीटा। ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, इन दोनों का सम एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन ये रहा, और सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन ये रहे दोनों। अगर वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो, अब सपोज हम वाई एक्सिस के अलोंग लगाते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम कितना है, इसका टोटल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0, वाई घटक क्या होगा, 0, और इसका मोमेंटम तो 0 था, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका भी 0 होगा। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लगाएंगे तो इनिशियल तो टोटल 0 आ जाएगा, बिफोर कोलिजन टोटल 0 आ जाएगा, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग, इसे हटाना पड़ेगा मुझे लिखे हुए को, इससे कर देते हैं इधर, आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये रहा स्कैटर्ड फोटोन का, तो ये रहा वाई एक्सिस के अलोंग, ये रहा, और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का ये रहा वाई एक्सिस के अलोंग, यानी पी साइन फाई। लेकिन रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का आपको दिख रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए बिफोर कोलिजन तो इन दोनों का सम आ जाएगा, ये रहा 0, 0 शुड बी इक्वल टू इन दोनों का सम, एच बाई लेमडा एफ साइन थीटा प्लस डायरेक्शन बदल के प्लस माइनस पी साइन फाई, क्योंकि आपको ऊपर के डायरेक्शन में लेना है, ये है नीचे की तरफ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। अब देख लेते हैं इसमें दोबारा से, नीचे आ जाते हैं, इसने लिख रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, मैंने आपको सब समझा दिया था एनर्जी कैसा आई है, इनिशियल फोटोन की एनर्जी ये रही, रेस्ट मास पे इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी ये रही, फाइनल स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ये रही, और जो इलेक्ट्रॉन गया है उसकी एनर्जी ये है। मैंने बताया था ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, तो वो यही है, ई की वैल्यू है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन। फिर क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया फोटोन, उसकी एनर्जी ये रही आफ्टर कोलिजन, और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये रही, तो इक्वल रख दी। इससे आपने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यानी पी की वैल्यू निकाल ली सॉल्व करके। अब लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब नीचे आ जाइए, ये मैं समझा चुका हूँ। इसके लिए थोड़ा ऊपर आते हैं, इस पेज को मैंने दोबारा डाला था क्योंकि साफ़ नहीं था। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आते हैं। ये अभी मैं समझा के चुका हूँ सारे चित्र, ये आपको दिखा के चुका हूँ। ये थोड़ा फेडेड है इसलिए मैंने इसे दोबारा डाला था टेक्स्ट में। यही समझा दिया मैंने आपको, ये सब दिखा दिया था, ये सब बता दिया था कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई गई है और कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिजल्ट आ रहा है। इससे पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। एक तो लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा क्या लगाएंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये रहा इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम, ये रहा, और जो इलेक्ट्रॉन था रुका हुआ था उसका मोमेंटम ये रहा। तो दोनों का सम हो गया, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम ये है और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का ये है। तो बिफोर कोलिजन ये इनका सम आफ्टर कोलिजन सम के बराबर हो गया। वाई कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था दोनों का इनिशियल जीरो ही आ रहा है, जीरो इज इक्वल टू ये आ गया। इसमें क्या किया आपने, पी कॉस फाई निकाल लिया। पहली इक्वेशन से आपने निकाल लिया पी कॉस फाई और दूसरी से पी साइन फाई की वैल्यू निकाल ली। इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आप ऊपर भी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, किससे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये भी आपने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जैसे जैसे निकाल लगा वो समाप्त करिए, आप क्या करिए इसे स्क्वायर कर दीजिए, पूरे को इसे स्क्वायर कर दीजिए, इसे स्क्वायर कर दीजिए, कुछ टर्म्स कट जाएंगी। जैसे एम नॉट स्क्वायर सी फोर यहाँ आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आएगा, ये कट जाएगा। तो आप उससे पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यही आएगी आपके निकालेंगे तो। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और आपने यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दोनों से पी स्क्वायर की वैल्यू को बराबर रख दिया तो आपको ये आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगा दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, के आई के एफ से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा। के आई इंटू के एफ से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये आ गया। और के आपको मैं बता चुका हूँ के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो के की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई बाई लैम्डा, तो आपका आ जाएगा लैम्डा एफ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। यही कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन है। लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल क्या होता है, डेल्टा लैम्डा, यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ में का डिफरेंस। इस एच बाई एम नॉट सी क्वान्टिटी को कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं, इसे लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एच बाई एम नॉट सी जो होता है इसे लैम्डा सी कहते हैं, लैम्डा सी सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं लैम्डा में, लैम्डा सी। ये राइटिंग हाथ से लिखता हूँ मैं इसलिए साफ नहीं आती, समझ जाया करो। मैं बोलता हूँ एच बाई एम नॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा सी, और इसे क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। कॉम्पटन वेवलेंथ एक वर्ड है क्योंकि आ नहीं रहा इसलिए अगली लाइन में लिख रहा हूँ, वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं इसे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी क्योंकि कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, एम नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी कांस्टेंट है। तो इस कॉम्पटन वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू जो एच बाई एम नॉट सी है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज रखे कांस्टेंट, 0.0242 या 0.0243 एक ही बात है। कुछ किताबों में 0.0242 भी दे देते हैं, 0.242 एंगस्ट्रॉम, ये कॉम्पटन वेवलेंथ आती है। तो इनफैक्ट आपकी इक्वेशन क्या आ गई, इनफैक्ट आपकी जो इक्वेशन आई ये डेल्टा लैम्डा है, तो आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा लैम्डा यानी लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट की वैल्यू क्या है, 0.0242 या 243
1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम। ये कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू आ गई। यही एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना था कॉम्पटेंस शिफ्ट के लिए। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे इससे दिख रहा है कॉम्पटेंस शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है। ये कांस्टेंट है पूरा, 1 भी कांस्टेंट है, केवल थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा क्या था? स्कैटरिंग एंगल। तो इससे आप कंक्लूजन निकालते हैं कि कॉम्पटेंस शिफ्ट जो है डिपेंड्स ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल। ये लिखा है कॉम्पटेंस शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही, लैम्डा पे कहीं से डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो एक्स रे जो डाली जाती हैं उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही। अब कुछ वैल्यूज लेके देख लो। अगर हमारा थीटा 0 हो जाए सपोज, दोबारा देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये एक्सप्रेशन था, सपोज हमारा थीटा 0 आ जाए। थीटा 0 के लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा? ये जो डेल्टा लैम्डा ऊपर वाले एक्सप्रेशन है, डेल्टा लैम्डा ये हो जाएगा h/m0c और 1 माइनस 1 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी 0। ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो इंसिडेंट वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, यानी लैम्डा आई और लैम्डा एफ दोनों सेम होंगी, तभी तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फोटोन आ रहा था ऐसे ऐसे फोटोन आ रहा था, और अगर इस इलेक्ट्रॉन से वो बिना स्कैटर्ड हुआ निकल गया सामने, थीटा 0, ध्यान रखना थीटा ये वाली वैल्यू थी, ये जो स्कैटर्ड फोटोन की थीटा 0। तो थीटा 0 कब होगा? जब सीधा निकल जाएगा थीटा की वैल्यू 0। तो ये जो लैम्डा एफ वेवलेंथ थी इसकी, और लैम्डा आई, सॉरी, तो अगर आपके पास लैम्डा आई वेवलेंथ आ रही है, लैम्डा आई, और यहाँ से लैम्डा एफ जा रही है 0 एंगल पे, तो लैम्डा एफ की वैल्यू लैम्डा आई के बराबर होगी अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो, इफ थीटा इज π/2 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होता है आप लोगों को पता है? कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा तो h/m0c हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 यानी 1, और h/m0c क्या है? लैम्डा सी। इसे कॉम्पटन, इसे क्या कहते हैं? इसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा सी। और कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? ये रही 0 पॉइंट, यानी कि इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ का डिफरेंस फिक्स हो जाएगा किस पे? 90 डिग्री पे। कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब हुआ इसका 90 डिग्री का? बना के दिखा देते हैं। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ, ये फोटोन आ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन था, रेस्ट पे था, तो इससे ये स्कैटर्ड हुआ। ये चाहे कहीं भी गया हो, हमें पता नहीं इसका कहाँ गया, लेकिन जो स्कैटर्ड फोटोन था वो 90 डिग्री पे चला गया, क्योंकि ये थीटा, ये रहा थीटा, ये थीटा अब 90 डिग्री हो गया। तो जो लैम्डा एफ थी फाइनल स्कैटर्ड वेवलेंथ थी, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 0.0242। तीसरा, थीटा सपोज 180 डिग्री हो गया, तो व्हेन थीटा इज 180 डिग्री यानी पाई, व्हेन थीटा इज पाई, तो कॉस थीटा इज -1। तब डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 1 माइनस -1 यानी 2, तो हो जाएगा 2h/m0c। इसका मतलब 2 इंटू लैम्डा सी, 2 इंटू लैम्डा सी माने
0 डबल हो जाएगा 0.84 या 6। इसकी जगह पे अगर 0.0242 लोगे तो 4 हो जाएगा, और 0.0243 लोगे तो 6। कितना एंगस्ट्रॉम। तो मैक्सिमम चेंज कॉम्पटन शिफ्ट कहाँ पे आ रही है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 180 यानी पाई डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है डेल्टा लैम्डा वर्सेस थीटा में, तो आपको दिख रहा है जो मैंने अभी निकाला था। H/m0c वैल्यू यानी किस डिग्री के लिए? 90 डिग्री के लिए। 2H/m0c वैल्यू किस चीज़ के लिए? ये पाई 180 डिग्री के लिए होगी। देखो इसे इधर कर देते हैं। 2H/, इस सीधे सीधे प्लॉट करते हैं। 2H/m0c क्या होगी? अरे यार सीधा ये 180 डिग्री के लिए होगी अगर प्लॉट करेंगे ना, वैसे 180 डिग्री के लिए यही निकाली है हमने। तो और ये 90 डिग्री के लिए ये होगी। तो इस तरह से प्लॉट आएगा किसका? कॉम्पटन शिफ्ट का और डेल्टा लैम्डा का थीटा के साथ। ये वैल्यूज हम निकाल के भी दिखा चुके हैं। तो ये सब कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में था। इस इफेक्ट के लिए A.H. कॉम्पटन जो कि अमेरिकन फिजिसिस्ट था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था सन 1927 में। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ी सी, ये सब छोड़ दीजिएगा आप लोग, ये मैं लेकिन दिखा देता हूँ, आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ आगे, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ये सब प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटली किए गए थे, मैंने आपको बताया था ना कि लिथियम बेरिलियम ये सब एलिमेंट्स पे किया गया। तो इनका किस तरह का प्लॉट आया, लैम्डा आई और लैम्डा एफ में क्या डिफरेंस आया। एक होता है मॉडिफाइड कंपोनेंट, एक चीज़ और बतानी, एक होता है अनमॉडिफाइड, एक है मॉडिफाइड और एक होता है अनमॉडिफाइड। तो देखो ये फोटोन आया, ये फोटोन आ रहा है इधर से, ऐसे फोटोन आया और ये इस इलेक्ट्रॉन पर हिट किया, इसने इलेक्ट्रॉन पर हिट किया, इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ पे, और ये कहीं फोटोन चला गया इस इधर को। ये जो फोटोन था ये इसका वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा आई, और फिर बदल के क्या हो गई? लैम्डा एफ, यानी बदल गई। अगर इसका थीटा की कोई वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो नहीं बदलती। तो जो मॉडिफाइड, ये जो बदली हुई वैल्यू है ये मॉडिफाइड कंपोनेंट कहलाती है, यानी एक्सरे फोटोन की वैल्यू क्या हो गई? बदल गई, मॉडिफाई हो गई। तो लैम्डा एफ इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई। अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ के बराबर नहीं है तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है मॉडिफाई हो जाती है, और उसे हम मॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ एक्सरे कहते हैं। ये एक्सरे आई और ये मॉडिफाई होकर इधर चली गई, मॉडिफाई कंपोनेंट हो गया, मॉडिफाइड कंपोनेंट हो गया। एक है अनमॉडिफाइड, ऐसा भी हो रहा था कि थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा था? ये आ रहा था एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन या एटम जो भी था यहाँ पे, और ये सीधा भी निकल रहा था थीटा इक्वल टू 0 पे बिना चेंज हुए। अगर यहाँ लैम्डा आई आ रहा था तो यहाँ पे जो लैम्डा एफ था ये लैम्डा आई के ही बराबर था, क्योंकि लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई क्या था? 0। तो ये भी लैम्डा आई से ही जा रहा था, किसके लिए? थीटा इक्वल टू 0 के लिए। तो ये कहलाता है अनमॉडिफाइड रेडिएशन, यानी जो एक्सरे आई बिल्कुल वैसी की वैसी चली गई, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाई नहीं हुई वो। इसका कारण ये होता है कि जब इंसिडेंट एक्सरे होती है, ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन आ रहा है, और ये एक एटम है, सपोज बहुत बड़ा लेता हूँ मैं, ये एटम है, तो क्या करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट करता है, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन से ऐसे किसी एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा ऐसे। सपोज ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास आ गया, इस वाले के पास, किस वाले के पास आ गया? ये जो ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने डार्क कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है, इस पूरे एटम से बहुत टाइटली बंधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन हिलना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो फोटोन जो होता है, ये जो फोटोन होता है ये फिर क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को हिला नहीं पाता, टाइटली बाउंड होता है,
तो ये पूरे एटम से ही एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन तभी हिलेगा जब पूरा एटम ही हिल जाएगा। ये इतना कस के पकड़ रखा है इसने एटम को। तो जब ये ऐसे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है ये इंसिडेंट फोटोन, तब अनमोडिफाइड रेडिएशन आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हिलता नहीं, तो रेडिएशन बिना डिस्टर्ब हुए निकल जाता है सीधा। इसे अनमोडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। जब टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट फोटोन, एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट करता है, तो वो बिना अपनी वेवलेंथ या बिना अपनी एनर्जी को चेंज करे ही निकल जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एक दो इन आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल को। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसे छोटा कर देता हूँ, नीचे वाले पेज बड़ा करना पड़ेगा। यह एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो लैम्डा एफ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाई था, उसे दूसरी तरह से लिख दिया, लैम्डा आई को उधर ले गए प्लस करके। ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ पूरा, इसे कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी तरह की तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। जब ज़्यादा समस्याएं आपकी इकट्ठी हो जाएंगी तो हम ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हैं आप लोगों का। जिनकी समस्या वो ऑनलाइन लेक्चर में जुड़ जाना। तो इस लेक्चर को मैं यही ख़त्म करता हूँ।